नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 5 वर्षों में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बल्कि कहें भीषण घटनाएं हुई हैं, जिनसे मन में एक सवाल उठता है कि क्या भारत बनाना रिपब्लिक बन रहा है, कमजोर देश जहां कानून का राज नहीं चलता, जहां मनमानी चलती है, जहां छोटी छोटी संस्थाएं, छोटे छोटे व्यक्ति विराट रूप में आ जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन ये 2 घटनाएं एक तरह से खतरे का संकेत हैं, खतरे की घंटी बजा रही हैं और लगता नहीं कि सरकार ने, देश ने और सत्तारूढ़ पार्टी ने इससे कोई सबक सीखा है। पहली घटना आपको याद है, सन 2020 की है, जब अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब दोबारा चुनकर आ गए हैं, भारत की यात्रा पर आए थे और दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ और पहलगाम की घटना, इन दोनों के बीच में अगर हिंदू नरसंहार हुआ तो वो दिल्ली का दंगा था 2020 का, और केंद्र सरकार की नाक के नीचे हुआ। उसके मुकदमे आज तक चल रहे हैं। यह है हमारी न्याय व्यवस्था। 5 साल से जिन लोगों ने देश की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा अगर था तो, जिन लोगों ने टारगेट करके सिर्फ हिंदुओं को मारा, उन लोगों को आज तक अगर सजा नहीं दिला पाए हम, तो फिर हमें मुस्लिम शासकों और मुगलों के समय की बात करना छोड़ देना चाहिए। आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है। उसके बावजूद मार कहां खा रहे हैं, मात कहां खा रहे हैं? न्यायपालिका से। और न्यायपालिका से ही मात खा रहे होते तब भी गनीमत थी, क्योंकि न्यायपालिका से ये सरकार छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। उसका पहला संकेत दे दिया था सरकार ने जब एनजेएसी बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था। संसद से पास सर्वसम्मति का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा सरकार से जो करना हो कर लो, हम ही जज अपॉइंट करेंगे। दुनिया में ये एकमात्र व्यवस्था है इसी देश में जहां जज खुद जज अपॉइंट करते हैं। सरकार ने हथियार डाल दिए, सरकार ने उसके बाद कुछ नहीं किया, यथास्थिति को स्वीकार कर लिया। तो उस समय नई नई सरकार थी, ये माना जा रहा था कि थोड़ा समय लगेगा। अब 11.5 साल हो गए हैं इस सरकार को। दूसरी घटना हुई है, याद रखिए, दोनों के समय और उनके महत्व को पर ध्यान दीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर थे। उस दौरान इस देश की पूरी जो एयरलाइंस व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई। किसने ध्वस्त की? एक कंपनी ने, जिसका नाम इंडिगो है, और सरकार उसके सामने झुक गई। सवाल 2-3 तरह के हैं। एक प्रशासनिक है कि ये हुआ कैसे, लेकिन मेरी नजर में ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उस समय क्यों हुआ, उस समय का चुनाव किसने किया, इसका पता लगना बहुत जरूरी है। जो हुआ वो बहुत दुखद, दर्दनाक और बहुत बेशर्मी भरा था। भारत जैसे देश में जो 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है, वहां एक कंपनी पूरी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसको ठप कर देती है। हजारों लाखों लोग एयरपोर्ट पर पड़े हैं। कोई अपने रिश्तेदारों, परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार में नहीं जा पा रहा है, कोई अपनी शादी में नहीं जा पा रहा है, कोई दूसरे कार्यक्रमों के लिए, कोई जो है अपनी नौकरी के इंटरव्यू, इम्तिहान के लिए नहीं जा पा रहा है। एयरलाइंस टिकट जारी कर रही है, लेकिन लास्ट मिनट पर कैंसिल कर रही है। टिकट लेते हैं, अब तो ज़्यादातर लोग जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले लेते हैं। वो पैसा एयरलाइंस के पास रहता है, उससे कमाती है एयरलाइंस, और आखिरी मिनट पर कैंसिल कर देती है। और कोई कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है, किसी भी यात्री को उससे और वसूला जाता है। पहले तो जो रिफंड होता है उसमें समय लगता है, फिर कम होता है, फिर कई तरह के चार्जेस काट लिए जाते हैं, और उसके लिए भी भागदौड़ करनी पड़ती है। इस बार तो लोगों को अपना सामान लेने के लिए जो है दर दर भटकना पड़ा। और ये सब हुआ क्यों? सरकार ने, एक डीजीसीए ने एक नियम बनाया
वो जो अभी गुजरात वाला एयर क्रैश हुआ था उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए कि पायलट्स को थकान कम हो, उनके ड्यूटी आवर्स ऐसे हों कि वो थके नहीं, थकेंगे तो फिर जो है गलती होने की आशंका बढ़ जाएगी। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बने एयरलाइंस में, 50 आवर और 70 आवर, यानी एक महीने में 50 घंटे हवाई जहाज उड़ाएंगे या 70 घंटे। लेकिन नियम में ये व्यवस्था रखी गई कि 70 घंटे को 100 घंटे भी किया जा सकता है, क्योंकि 70 घंटे उनको उड़ाने को मिलेगा, उन पायलट्स को जो अनुभवी है। ये नियम बन गया, सब एयरलाइंस के लिए बना। इंडिगो के लिए कोई अलग से नियम तो बनना नहीं था, इंडिगो के लिए भी बना, लेकिन इंडिगो ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। इस व्यवस्था का पहला चरण लागू होना था 1 जुलाई से, दूसरा चरण लागू होना था 1 नवंबर से। बाकी एयरलाइंस ने, जो छोटी हैं, उन्होंने व्यवस्था की। जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जिसका पूरे जो है सिविल एविएशन सेक्टर में 60% शेयर है, उसने लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि हमारी ताकत है, हम मोनोपोली बन चुके हैं, हम सरकार को झुका सकते हैं। और उन्होंने सरकार को झुकाकर दिखाया। उन्होंने इस नियम को लागू नहीं किया, बहाना किया कि हमारे पास इतने पायलट्स नहीं हैं, उनके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उसमें सब में समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है, पायलट कोई एक दिन में तो ऐसा तैयार हो नहीं जाते। लेकिन जो उनके अपने पायलट थे वो खुलकर बोल रहे हैं कि जो 70 आवर कॉन्ट्रैक्ट वाले थे वो कह रहे थे हम 100 घंटे उड़ाने को तैयार हैं हवाई जहाज, लेकिन उनको ड्यूटी नहीं दी गई। ये जानबूझकर किया गया, मैं कहता हूं षड्यंत्र के तहत किया गया। लेकिन इसकी कोई जांच नहीं होगी, कुछ सामने नहीं आएगा, कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि भुगतना पड़ा आम यात्री को। सवाल इस बात का है कि इंडिगो ने सरकार पर दबाव डाला, डीजीसीए पर दबाव डाला और इस नियम में छूट ले ली, और उसके बावजूद व्यवस्था ठप कर दी। और ऐसे समय में जब पुतिन यहां पर मौजूद थे, 2 दिन पुतिन यहां रहे, दोनों दिन मुख्य खबर देश के अखबारों में बनी कि हमारी हवाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। एयरपोर्ट पर जो यात्री परेशान थे, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास होटल जाने के पैसे नहीं है, किसी के पास किसी और संसाधन से जाने के पैसे नहीं है, सब परेशान हो रहे थे। लेकिन इंडिगो पर कोई असर नहीं था। बाकी मदद करना यात्रियों की छोड़िए, सामान्य सूचना भी देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। तो उन्होंने दबाव डाला सरकार पर, सरकार झुकी, उस नियम में छूट दी, उसके बावजूद नहीं हुआ। इंडिगो कह रही है कि उन्होंने पहले ही कहा था, उनको जो है इस पूरी व्यवस्था को सेट करने के लिए सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, इसमें 7 दिन लग सकते हैं। क्या इंडिगो ने इस बात की सूचना यात्रियों को दी? ये जो 7 दिन लगने थे, इसमें जाहिर है कि अगर फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद नहीं होने वाली थी तो बहुत कम होने वाली थी। फिर उस दौरान के लिए बुकिंग क्यों की गई? क्या डीजीसीए को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी? क्या डीजीसीए ने इस पर कोई सवाल जवाब किया इंडिगो से? और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रीबूट का समय वही क्यों चुना गया जब रूस के राष्ट्रपति भारत में थे? पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का काम इंडिगो एयरलाइंस ने किया। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली बन चुके हैं। सवाल यह है कि उनको बनने किसने दिया? इस देश में एक कंपटीशन कमीशन है जिसका काम ही यही है, भूमिका ही यही है कि किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली न बनने पाए। सरकार भी सजग रहती है। टेलीकॉम में मोनोपोली बनने जा रही थी, जब जियो आया तो एयरटेल और जियो 2 थे, बीएसएनएल की स्थिति खराब थी और है, तो एयरटेल और जियो ये डियोपोली बन जाती। उसको रोकने के लिए वोडाफोन की जो देनदारी थी, सरकार को उन्हें जो पैसा देना था, सरकार ने वो वसूली रोक दी और उसके बदले में स्टेक ले लिया, शेयर खरीद लिया उतने पैसे का, ताकि एक और प्लेयर रहे, कंपटीशन रहे, तो उससे उपभोक्ता को फायदा होगा। एयरलाइंस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों इंडिगो को मोनोपोली बनने दिया गया, इतना ताकतवर बनने दिया गया? और आप देखिए, स्थिति का अंदाजा लगाइए। ये सब क्राइसिस के दौरान जो विंटर शेड्यूल जारी होता है कि किस एयरलाइंस को कितनी फ्लाइट्स मिलेंगी, कहां कहां से,
आप देखिए कि उसमें इंडिगो का शेयर बढ़ा दिया गया। जब वो कह रहे हैं हमारे पास पायलट नहीं है, जितना हमें स्लॉट मिला है उतना चलाने के लिए, अब इंडिगो का नाखून काट के उनको शहीद बताने की कोशिश हो रही है कि सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया और बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या किया कि उनका जो विंटर शेड्यूल है उसमें 5% की कटौती कर दी। मतलब आपने पहले बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा कम कर दिया। यह हो गई सजा इंडिगो की। लाखों लोगों की परेशानी की यह सजा है। तो अगर आप रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास सरकार को झुकाने की ताकत है, तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं। सवाल यह है कि यह सब जब हो रहा था, डीजीसीए नाम की संस्था कर क्या रही थी? इसको क्यों होना चाहिए? इसको तत्काल प्रभाव से भंग क्यों नहीं कर दिया गया? जैसे सेबी है, जैसे पीएफआरडीए है, उस तरह का सिविल एविएशन के लिए रेगुलेटर क्यों नहीं बनता? और इस पूरे घोटाले की, इस पूरी गड़बड़ी की जांच में डीजीसीए भी शामिल है। मतलब जिन पर आरोप है, जो संदेह के घेरे में हैं, वही जांच करेंगे। तो जांच का क्या नतीजा निकलेगा आप समझ सकते हैं। और कोड़ में खाज यह हुआ कि दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का फायदा उठाया। इसीलिए कह रहा हूं बनाना रिपब्लिक जैसा लग रहा है। जब लोग मजबूर थे, लोग परेशान थे, तो दूसरी एयरलाइंस ने सर्ज प्राइसिंग की, मतलब किराया कई कई गुना बढ़ा दिया। सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए क्या कर रहा था? बाद में जब हल्ला मचा, लोगों ने शोर किया, विरोध किया, तब उस पर लगाम लगाने की कोशिश हुई। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी इस तरह से ट्रैफिक बढ़ता है, तब तब ये एयरलाइंस इसी तरह से करती हैं। याद कीजिए महाकुंभ का समय, किस तरह से एयरलाइंस ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए थे बेतहाशा। सवाल यह है कि यह सब होने के बाद सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो है वो अपने पद पर क्यों है अभी तक? उसके खिलाफ केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं देश के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार करके जांच होनी चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कुछ घंटे का मामला नहीं है। और फिर कह रहा हूं टाइमिंग की बात है। 2020 में जो हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के समय हुआ, अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के समय। देश की प्रतिष्ठा गिराने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। तो ये मामला केवल कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने का नहीं है। और फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होती जा रही, इंडिगो कैंसिल करता जा रहा था और टिकट की बुकिंग भी करता जा रहा था। तो डीजीसीए क्या कर रहा था? फिर कह रहा हूं कि सिविल एविएशन सेक्रेटरी क्या कर रहा था? क्यों होना चाहिए उसको अपने पद पर? यह इंडिगो का विंटर शेड्यूल में 5% कम कर देना, यह कोई कार्रवाई नहीं है। यह लोगों को धोखा देने की कोशिश है, यह आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। इंडिगो के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली या डुओपोली बन जाए तो वो पहले तो बननी नहीं चाहिए, बन जाए तो वो कंपनी ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन आप मानकर चलिए कि जिस तरह से अभी तक एक्शन हुआ है, उससे इंडिगो का हौसला बढ़ा होगा। उनको इत्मीनान हो गया कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमने सरकार को झुका लिया। इंडिगो को लगातार जितने प्रॉफिटेबल रूट्स हैं वो सब लगातार दिए जाते रहे, उनकी मोनोपोली बनने दी गई। और उसके बाद उन्होंने देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया, देश की प्रतिष्ठा को इस तरह से गिराया। और उसी दौरान, उसी क्राइसिस के दौरान सरकार को झुकाया, सरकार को मजबूर किया कि जो ड्यूटी शेड्यूल है उसके लिए जो नियम बना है उसमें केवल इंडिगो के लिए छूट दी जाए, सबके लिए नहीं, सारी एयरलाइंस के लिए नहीं, केवल इंडिगो के लिए छूट दी जाए। और इंडिगो को छूट मिल गई है, फिर भी यात्रियों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सब कुछ जानते बूझते इंडिगो ने किया, एयरलाइंस के मालिकों और उसको चलाने वालों ने किया। और इस सारे मामले को डीजीसीए और सिविल एविएशन सेक्रेटरी ये चुपचाप देखते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मिनिस्टर से ज्यादा 24 घंटे जो काम होता है वो ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो रेगुलेटर है उसका होता है।
डीजीसीए आखिर बना क्यों है, उसके होने का मतलब क्या है? अगर वो यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं कर सकता, सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं करवा सकता, तो डीजीसीए को क्यों होना चाहिए? और सरकार के लिए ये गंभीर चेतावनी है। इस देश में इसका मतलब है अराजकता पैदा करना बहुत आसान है। 2020 में साबित हुआ और 2025 में एयरलाइंस का ये जो खेल हुआ, खासतौर से इंडिगो एयरलाइंस का, उसने साबित किया कि सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है। बस ताकत होनी चाहिए, दुस्साहस होना चाहिए। इंडिगो ने करके दिखाया और ऐसा लग रहा है, अभी तक के एक्शन के आधार पर कह रहा हूं, आगे कुछ हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो हुआ है उससे लगता नहीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। डराया जाता है कि सबसे बड़ी एयरलाइंस है, बंद कर देंगे तो क्या होगा। देश बड़ा है कि एयरलाइंस बड़ी है? देश की प्रतिष्ठा बड़ी है कि एयरलाइंस का चलना बड़ा है? तो देश की प्रतिष्ठा से अगर समझौता करना आप शुरू करेंगे तो हर क्षेत्र में ऐसे लोग निकल आएंगे, ऐसे सेक्टर्स निकल आएंगे जो सरकार को अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो इंडिगो का ये जो सारा मामला है, ये मामला केवल सिविल एविएशन तक सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है मामला। जिस तरह का दृश्य एयरपोर्ट्स पर दिखाई दिया है इन 3-4 दिनों में, बल्कि एक हफ्ते 15 दिन में कह लें, वो अभूतपूर्व है। ऐसा लग रहा था कि कोई संस्था है नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन एयरलाइंस ने बेतहाशा किराया बढ़ाया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, और जिन पैसेंजर्स ने सफर किया उनके कंपनसेशन का क्या, उसके लिए इंडिगो को क्या भुगतना पड़ा? इंडिगो ने तो उसमें भी, उस क्राइसिस में भी पैसा कमाया। तो ये बड़े खतरनाक संकेत हैं। इनको अगर हल्के में लिया गया, अगर इनको इस दृष्टि से देखा गया कि एयरलाइंस का क्या होगा, सवाल यह है कि देश का क्या होगा। जब तक इस नजरिए से इस पूरे मामले को नहीं देखा जाएगा और इस नजरिए से नहीं देखा जाएगा कि यह सरकार को सीधी चुनौती थी कि हम जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा आपको, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।